देंगे। एंडुलम जब भी हमने पढ़ा तब उसमें हमने क्या कंसिडर किया था, जो भी हमारा सरफेस है वो सरफेस कैसा है, स्मूथ है। वो सरफेस कैसा है, स्मूथ है। मान लो इस तरीके सरफेस है, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, यहाँ पे कोई दूसरा ब्लॉक है, इस तरीके से हम कुछ एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वाला नीचे वाला जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है। मतलब वो कोई भी फ्रिक्शन नहीं दे रहा है। स्मूथ है तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं देगा, कोई भी फोर्स नहीं देगा। पर ऐसा होता है क्या, सरफेस स्मूथ होता है क्या? नहीं, सरफेस स्मूथ नहीं होता है। काफी हद तक हमें अगर दिख रहा है कि सरफेस हमारा स्मूथ है, पर वो कहीं ना कहीं उतना क्या रहता है, उसमें अनइवन टेक्सचर जो है वो होता है। अभी फ्रिक्शन कैसे अराइज होता है, फ्रिक्शन के अराइज दो बोल सकते कि फ्रिक्शन कैसे अराइज होता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक सरफेस है और उसके ऊपर एक एक ब्लॉक रखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम इस पोर्शन को देखें, थोड़ा जूम करके अगर हमने इस पोर्शन को देखा, तो हमारा जो ब्लॉक है एकदम माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हमने देखा, तो हमारा ब्लॉक जो है इस तरीके से कुछ अनइवन दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर। उसी हिसाब से अगर मैंने नीचे वाला सरफेस देखा तो भी इस तरीके से कुछ अनइवन दिखेगा। ओके, तो ये ऊपर वाला जो है वो क्या है, हमारा ब्लॉक है, और नीचे वाला क्या है, हमारा सरफेस। जब हम इस ब्लॉक को क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फोर्स। तो देखो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से एक दूसरे के अंदर ये जो इन अनइवन सरफेस है वो क्या हुए हैं, इंटरलॉक हुए हैं। ये जो अनइवन सरफेस है वो एक दूसरे के अंदर क्या हुए, इंटरलॉक मतलब फंसे हुए हैं। मतलब जैसे मैं फोर्स लगाती हूँ, क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे देखे तो एक दूसरे से इस तरीके से टकराएंगे आगे बढ़ते समय। उसके कारण क्या अराइज होता है, फ्रिक्शन। और उस फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ रहती है, उस फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस तरफ रहती है। सीधी सी बात है, अगर हम धक्का लगाएंगे तो इस वाले पोर्शन को देखो, ये वाला पोर्शन क्या होगा, इस तरीके से ये आगे जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो दिस फोर्स इज नथिंग बट क्या होता है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है उसका वन ऑफ द कॉज इज द अनइवन सरफेस। अनइवन सरफेस जो है, अनइवन सरफेस का एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक होता है, और जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो इंटरलॉक बैठा हुआ होता है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है तभी इंटरलॉक निकलता है, फिर वो चलना क्या करता है, शुरू करता है। समझ में ये चीज है। अच्छा, तो कोई भी सरफेस अनइवन नहीं होता है, उसके कारण जो है अनइवन सरफेस के कोई भी सरफेस जो है पूरा कंप्लीटली स्मूथ नहीं होता है, इवन नहीं होता है। क्या होता है, कई हद तक अनइवन होता ही है। ठीक है, तो उसके कारण फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है, अराइज होता है। ठीक है, सो फ्रिक्शन इज ड्यू टू uneven surface that is interlock between the two surface. ओके, अभी हमें देखने हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। क्या देखना है अभी हमें, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। वैसे देखा जाए तो दो ही टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, पर हम उसको तीन में कर रहे हैं, अभी तीन में लिख रहे हैं। ओके, सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट है। ओके, तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। देखते हैं अभी ये फ्रिक्शन का कैसे क्या, कैसे कब क्या लगता है। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की तरफ। कहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, थोड़ा खुले दिमाग से सोचो, पूरा फोकस मैं जो बोल रही हूँ उस पे दो, तब चीजें समझ में आएगी। इस तरीके से यहाँ पे सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। मुझे इस ब्लॉक को चलाना है, तो मैं क्या करती हूँ, इस डायरेक्शन में क्या लगा रही हूँ, उसको फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, और ये जो फोर्स है इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो फोर्स है वो कैसे है, टाइम का फंक्शन है। अभी इसका मतलब क्या है,
कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा मेरा फोर्स जो है वो भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब t इज इक्वल टू 0 है तब फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू 1 है मान लो। जब t इज इक्वल टू सॉरी फोर्स, तब फोर्स 0, t इज इक्वल टू 1 है तब फोर्स 1 न्यूटन है। उसके बाद t इज इक्वल टू 2 है तब फोर्स कितना है मेरा 2 न्यूटन। ऐसे ऐसे वक्त के साथ फोर्स बढ़ते जा रहा है। ओके, देखो जब टाइम इज इक्वल टू 0 तब तो फोर्स 0 है, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं कि हमारा ब्लॉक जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। पर अभी टाइम इज इक्वल टू 1 पे मेरा फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन हो गया, तो इस सरफेस ने तो चलना चाहिए ना, क्योंकि न्यूटन ने क्या बोला है, एक्सटर्नल फोर्स। चलो अभी हम बात समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी बॉडी को लगा तो उसने अपना स्टेट चेंज करना चाहिए, न्यूटन ने बताया। पर हम समझ सकते हैं कि इसका मास बहुत ज्यादा है, इनर्शिया बहुत ज्यादा है, हाँ, इसलिए मूव नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे टाइम बढ़ते जा रहा है, जैसे मान लो टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया 50, तो फोर्स कितना है 50 न्यूटन। अभी इसको मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तभी भी ये मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मास तो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है उसके कंपैरिजन में जो हमारा मास है वो क्या है, बहुत ही क्या है, कम है, फिर भी वो चल नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस 50 न्यूटन को कोई तो रोक रहा है। फिर दोबारा टाइम आगे बढ़, टाइम इज इक्वल टू 60, तब फोर्स कितना है यहाँ पे 60 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन है, फिर भी हमारी सिस्टम चल नहीं रही, फिर भी हमारा ब्लॉक जो है वो मूव नहीं हो रहा है। अब टाइम कितना हो गया, मान लो 65, और फोर्स कितना है यहाँ पे 65 न्यूटन, तो हमें क्या दिखाई दिया, जैसे इस पर्टिकुलर सिस्टम में हम 65 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ये वाली सिस्टम जो है वो मूव करना शुरू कर जाती है। 65 न्यूटन लगाए तब मूव करना चालू हो जाती, 64 लगाए तभी भी नहीं करती है, जैसे ही 65 लगा दिया इट्स अबाउट टू मूव, ये मूव करना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। तो इसके पहले क्या हो रहा था फिर, हाँ, यहाँ तक क्या हो रहा था, जब तक 65 न्यूटन लग रहा था तब तक क्या हो रहा था, चल क्यों नहीं रहा था। हम तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे फिर भी ये चल नहीं रहा है। इसका मतलब है अगर ये मूव नहीं हो रहा है तो इस फोर्स को जो है कोई तो अपोज कर रहा होगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है पर ये मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं छोड़ रहा है, अभी भी उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, मतलब उसको अपोज करने के लिए कोई तो फोर्स होगा। फिर उसकी डायरेक्शन किस तरफ रहेगी, उसकी डायरेक्शन रहेगी इस तरफ। ठीक है, उसको अपोज करने वाला फोर्स रहेगी, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ। दैट फोर्स इज नथिंग बट क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कहाँ पे अराइज हुआ, फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, जब दो सरफेस का कॉन्टैक्ट होगा तभी फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, अराइज होगा। ठीक है, तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करता है जब बॉडी कैसे रहती है, रेस्ट पे रहती है, जब बॉडी कैसी रहती है, रेस्ट पे रहती है। इफ वी आर अप्लाइंग if we are applying external force, if we are applying external force but body is not body is not moving, then friction acting is is static friction। वर्ड टू वर्ड अगर जाए तो स्टैटिक मतलब स्टेडी, स्टैटिक मतलब रेस्ट पे है। ओके, जब रेस्ट पे है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसे क्या बोला जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बोला जाता है। मतलब यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी बॉडी मूव नहीं हो रही है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स को कोई तो बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे कोई दूसरा फोर्स तो है ही नहीं, हाँ, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे, तो वो कौन सा फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स लगने के बाद ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है पर वो बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो उसको कौन मूव नहीं करने दे रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अगर तुम इजी लैंग्वेज में याद रखोगे तो देखो, जब बॉडी रेस्ट पे होती है एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी, उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। हमारे दिमाग में क्या होता है कि जब बॉडी चलती है तभी फ्रिक्शन एक्ट करता है, जब बॉडी रेस्ट पे हो तभी तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एज सुन एज हमने उस बॉडी को
एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू कर दिया, उसी वक्त से उसके ऊपर फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है। बस उस फ्रिक्शन को नाम क्या दिया है यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट पे होती है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसे क्या बोला जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। लॉजिकल बात है, हाँ, कि भाई रेस्ट पे है, एक्सटर्नल फोर्स है, फिर भी फ्रिक्शन लगेगा। सीधी सी बात है ना, ये रेस्ट पे है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा पर बॉडी मूव नहीं हो रही, मतलब कोई तो बैलेंस कर रहा होगा, तो उसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये फ्रिक्शन। तो उस फ्रिक्शन को क्या नाम दे दिया यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या कर दिया, नाम दे दिया। अभी मैथमेटिकली देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल टू किसके बराबर रहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। जितना तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतना क्या रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक वो रेस्ट पे रहता है तब उस वक्त जो फ्रिक्शन रहता है उसे नाम दिया गया है स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई अलग सी चीज नहीं, वो फ्रिक्शन ही है, बस तब लगता है जब बॉडी रेस्ट पे हो, या फिर जब बॉडी रेस्ट पे है तब लगने वाले फ्रिक्शन को नाम दिया है हमने स्टैटिक। तो उसकी वैल्यू कितनी रहती है मैथमेटिकली, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। उस पर्टिकुलर वक्त में जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और बॉडी उस वक्त पे रेस्ट पे ही है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू किसके बराबर रहती है, एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जब 50 न्यूटन लग रहा है, 50 न्यूटन लग रहा है और बॉडी कैसी है, तभी भी रेस्ट पे है, तभी भी कैसी है, रेस्ट पे, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी वैल्यू 50 न्यूटन रहेगी। जब 60 न्यूटन लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स और बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो उस वक्त कौन सा लगेगा, उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, उसकी वैल्यू रहेगी यहाँ पे 60 न्यूटन ही रहेगी, समझ में। उसके बाद 62 ही रहेगी, क्योंकि अगर उससे ज्यादा लगा, अगर अगर इधर से 50 लग रहा है, हाँ, और इधर से 60 लगने लग गया, तो बॉडी तो उल्टा चलने लग जाएगी ना। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, बॉडी रेस्ट पे है, मतलब इधर से जितना लग रहा होगा उतना ही इधर से जो है वो क्या है, फोर्स जो है वो लग रहा होगा। तो दिस इज अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, एवरीवन? हेलो, किसी को समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, आया ना, चलो फटाफट रिएक्ट करो। ध्यान नहीं है आप लोगों का सेशन के ऊपर? ओके संगरूर स्कूल, ओके तलवारा स्कूल, एमएसए लुधियाना स्कूल, गुड, एमएसए बी, गुड। बाकी लोग? मेरिटोरियस स्कूल, जलंधर स्कूल, तरुण, सुनील, ओके 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 ओके, मोनिका, ओके, चलो आगे बढ़े। अभी पूरा फोकस, और कुछ दिक्कत हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख दो, ओके। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हमें क्या देखना है अभी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो यहाँ पे ऊपर वाले एग्जाम्पल को अगर मैं देखूं, जब मैं 16 लगा रही हूँ नहीं चल रहा, 61 लगाया नहीं चला, 62 लगाया नहीं चला, 63 लगाया नहीं चला, पर जैसे ही मैं 64 लगाती हूँ, इट्स अबाउट टू स्टार्ट, ये मूव करना चालू कर देता है, ओके। उसके बाद अगर मैं 65 लगाऊंगी तो चलेगा ही, 66 लगाऊंगी तो चलेगा ही। पर उसने चलना कब स्टार्ट किया, जब हमने उसको फोर्स कितना लगाया, 64 न्यूटन। उसने चलना कब स्टार्ट किया, जब हमने उसको लगाया 64 न्यूटन। इसका मतलब है कि 64 न्यूटन लगते ही इट्स अबाउट टू मूव। मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन में उसे रोकने की ताकत कितनी थी, 64 न्यूटन या फिर 63 न्यूटन, इतनी ही थी। उसके ज्यादा अगर मैंने क्या लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो बॉडी जो है ये उस सिस्टम में चलने लग गई। मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कितना लगा, 63 लगा, या फिर बोल सकते हैं 64 लगा, उनके बीच में लगा। तो यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन applied in the given system, in the given system
मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट इज अप्लाइड इन द गिवन सिस्टम. after that if external force applied, then body start moving. Okay, at limiting friction, body is about to move. बॉडी इज अबाउट टू मूव. तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ज्यादा से ज्यादा उस पर्टिकुलर ब्लॉक सिस्टम में कितना रोक सकता है. दैट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नथिंग बट क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्या बोलेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इस क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे याद रखेंगे. लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको पता ही होगा फिर भी, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू क्या होता है यहाँ पे एन. ओके, व्हाट इज म्यू एस, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ये क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. और ये चीज क्या है यहाँ पे, दिस इज द नॉर्मल. ये क्या है, नॉर्मल है. नॉर्मल फोर्स, दिस इज द नॉर्मल फोर्स गिवन बाय सरफेस, गिवन बाय सरफेस टू दी ब्लॉक. ये क्या है, नॉर्मल फोर्स गिवन बाय सरफेस टू दी ब्लॉक. ये है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला. याद रखना है म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, हाँ उस पर नहीं जाना है. ये वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन रहेगी. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बस इतना याद रख लो कि दोनों सरफेस के ऊपर डिपेंड होता है. ओके, ये ब्लॉक का सरफेस और नीचे जो ग्राउंड है उसका सरफेस, इन दोनों के ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सॉरी, वो जो है वो क्या रहता है, डिपेंड रहता है. एंड व्हाट इज द एन, एन इज द नॉर्मल फोर्स गिवन बाय द सरफेस टू द ब्लॉक. ओके, समझ में आ जाएगा. अभी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का तुम लोगों को फॉर्मूला याद रख लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इनटू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स गिवन बाय सरफेस टू द ब्लॉक. आगे बढ़ते हैं. आगे हमें क्या देखना है अभी, काइनेटिक फ्रिक्शन. क्या देखना है, काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके, व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन एक्ट व्हेन बॉडी इज इन मूविंग कंडीशन. बॉडी इज इन मूविंग कंडीशन. जब बॉडी मूव हो रही है, सीधी सी बात है, तभी भी तो फ्रिक्शन लगेगा ही. तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसे क्या वो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके, जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से एक ब्लॉक रख दिया और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया. चलो सब कुछ हो गया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है हमारा एक्सटर्नल फोर्स. यहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है इट इज ग्रेटर देन, क्या बोलेंगे हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन. अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है देयरफॉर ब्लॉक विल मूव. उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू रहेगी ना. तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर ज्यादा है तो ब्लॉक विल क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूव. जो हमारा ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, मूव करना क्या कर जाएगा, स्टार्ट कर जाएगा. इस डायरेक्शन में क्या हो गया, हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा. तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स. वो फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन. वो कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन. और उसकी वैल्यू क्या रहती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रहती है म्यू के इंटू क्या होता है यहाँ पे, नॉर्मल. व्हाट इज दिस, दिस इज म्यू इज नथिंग बट ये कौन सा है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. देयर आर टू कोएफिशिएंट, एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक. जब बॉडी रेस्ट पे होती है तब स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है. जब बॉडी रेस्ट मूविंग कंडीशन में तब कौन सा लगता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके, यहाँ पे इस चीज को डिटेल में नहीं जाना है, मुझे पता है आप लोग स्कूल में ये पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से. व्हाट इज एन, एन इज द नॉर्मल फोर्स गिवन बाय द सरफेस. दिस इज द normal force given by the surface. This is the normal force given by the surface. Okay, यहाँ तक हम आ गए.
और ये जो है इट इज द कांस्टेंट फोर्स, इट इज द कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फोर्स। जो मेरा यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा है, सीधी सी बात है। स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड है। तुम जितना अप्लाइड फोर्स लगाओगे और बॉडी फिर भी कैसे रेस्ट पे है, तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इससे ना फोर्स के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन इज क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल फोर्स है। बट जो मेरा यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कौन सा फोर्स है, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फोर्स, उसकी वैल्यू फिक्स है उस पर्टिकुलर ब्लॉक और सरफेस के सिस्टम के लिए। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई क्या एवरीवन? समझ में आ रहा है ना कि फास्ट हो रहा है, बताओ तो। ऑल गुड ना? ओके मोहाली बॉयज, गुड, ऑल गुड। ओके लुधियाना, गुड। कैमरे ऑन करो तो अपने, वही देखने दो मुझे आप लोगों को जरा। गुड गुड एमएसजे। ओके मेरिटोरियस स्कूल, गुड। कैमरे ऑन रखो, क्या दिक्कत है? चलो आगे बढ़ेंगे। अभी मुझे क्या देखना है, नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में देख रही हूँ मैं। अभी क्या देखूंगी, अगला टॉपिक नेट कांटेक्ट फोर्स, कि नेट कांटेक्ट फोर्स क्या है। ओके देखो इस तरीके से हमारा हो गया ब्लॉक। इसका मास कितना है, इसका मास है यहाँ पे m। तो उसको फोर्सेस, और उसके बाद उसको इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। क्या लग रहा है यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स। नीचे के डायरेक्शन में क्या लग रहा है यहाँ पे, mg। क्या लग रहा है यहाँ पे, mg। सीधी सी बात है, नॉर्मल फोर्स भी लगेगा उसको। ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। ओके, अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये लग रहा है हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस कांटेक्ट फोर्स है जो कांटेक्ट के कारण अराइज हुए हैं। देखो ये ब्लॉक इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तभी तो नॉर्मल फोर्स आया है। और ये सरफेस उस ब्लॉक के कांटेक्ट में, सरफेस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा, तभी तो ये वाला फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हैं, कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्सेस एक्टिंग इन गिवन सिस्टम, इन गिवन सिस्टम आर, कौन कौन से है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल। कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स एंड कौन से है, नॉर्मल है, नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स। तो मुझे निकाला नेट कांटेक्ट फोर्स। जितने भी कांटेक्ट फोर्स लग रहे हैं उनका नेट कांटेक्ट फोर्स मतलब रिजल्टेंट, मतलब ओवरऑल फोर्स बताना है। तो इसको मैं थोड़ा अभी यहाँ से फिर से ड्रॉ करूंगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सिर्फ मैं कौन से फोर्स ड्रॉ करूँ, कांटेक्ट फोर्स। मुझे बात बताओ, पैरेलली हम वेक्टर को मूव कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, नो वरीज, क्योंकि वेक्टर को हम पैरेलली मूव कर सकते हैं। नॉर्मल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। हमें बोला है रिजल्टेंट निकालो, तो इनका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा इस तरफ। ओके, दिस इज दी, ये कौन सा फोर्स था, ये था फ्रिक्शन फोर्स, ये है नॉर्मल फोर्स, एंड दिस इज द नेट कांटेक्ट फोर्स। ये कौन सा फोर्स आ गया, नेट कांटेक्ट फोर्स। तो मैं नेट कांटेक्ट फोर्स बोला जाए तो दोनों का रिजल्टेंट होता है। उसके बाद ये उसकी डायरेक्शन, ये वाला एंगल अल्फा, हाँ कांटेक्ट एंगल। उसके बाद इफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस, इफ फ्रिक्शन इंक्रीज, अगर हमारा फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है ये वाला कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ये वाला कंपोनेंट बढ़ेगा तो ये वाला रिजल्टेंट इधर झुकेगा, तो ये वाला जो अल्फा है उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देयर फॉर अल्फा विल इंक्रीज, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, अल्फा जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को? हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेके फिर समझते हैं। अभी पहले तो मैं तुम लोग को अभी नॉर्मल निकालना या फिर फ्रिक्शन फोर्स निकालना सिखाती हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बहुत अच्छे से। ओके देखो यहाँ पे एक सरफेस है,
और यहाँ पे एक ब्लॉक है, उन्होंने क्या बोला है? ओके, इस तरीके से एक सरफेस है और उसके ऊपर क्या है, इस तरीके से ब्लॉक जो है वो क्या किया है, रखा हुआ है। ओके, इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू कितना है, 50 न्यूटन। उसके बाद उन्होंने बोला है ये जो मास है इसका मास कितना है, यहाँ पे 22 kg लिख लेते हैं, इसका मास कितना है यहाँ पे, 2 kg। ओके, उसके बाद उन्होंने म्यू एस की वैल्यू दी है 0.3 और म्यू के की वैल्यू दी है 0.2। सीधी सी बात है, यहाँ पे काइनेटिक स्टैटिक स्टैटिक कोएफिशिएंट काइनेटिक से हमेशा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तुम ये वाला पॉइंट भी याद रख सकते हो यहाँ पे कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब सबसे ज्यादा कौन सा फोर्स रहता है, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू रहती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की। अब तुम लिख सकते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन क्या होता है, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो मेरे से 0.3 मीको इस कितना हो गया यहाँ पे, 0.2। इस तरीके से हमने फोर्स लगाया। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम पूछा है। ओके, अगर ये एनएलएम का क्वेश्चन होता है तो बहुत आसान सी चीजें हो जाती है। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 50, मास कितना है 2, हम यूज करते फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास 50 अपॉन 2, आंसर कितना आ जाता है, 25। अगर ये एनएलएम का होता तो एकदम आसानी से आ जाता। पर यहाँ पे हमारा सरफेस स्मूथ है क्या, नहीं, हमारा सरफेस रफ है, मतलब यहाँ पे हमें फ्रिक्शन फोर्स के बारे में भी देखना होगा। हमेशा याद रखो जब भी हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, पहले तो चेक कर लो कि बॉडी मूव हो रही है कि नहीं हो रही है। हम तो अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन लगा ही रहे हैं, पर हमारी बॉडी मूव हो रही कि नहीं मूव हो रही, दो देखना है कैसे। क्योंकि अगर मुझे बॉडी को चलाना है तो मेरा जो अप्लाइड फोर्स रहेगा वो कैसे होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तभी बॉडी को तो चलेगी। तो हमेशा याद रखो कि जब भी हम फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में, पहले चेक कर लो कि बॉडी मूव हो रही है नहीं हो रही है। तो सबसे पहले रहेगा हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना। लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू क्या हो गया यहाँ पे, नॉर्मल। नॉर्मल निकालनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे निकलेगा, ओके, यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक, नीचे के डायरेक्शन में mg लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल। मोशन ऊपर के डायरेक्शन में हो रही है क्या, नहीं, ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। तो समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नीचे क्या आ जाएगा, mg प्लस नॉर्मल, मूव नहीं हो रहा है तो 0, नॉर्मल किसके बराबर आ गया, mg के बराबर, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 20 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया यहाँ पे, म्यू एच इंटू नॉर्मल। तो म्यू एच कितना है, 0 पॉइंट कितना आया है यहाँ पे, 0.3 दिया है, और ये कितना हो गया यहाँ पे, 20। ओके, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6। ठीक है, 3 से इसको करो, हाँ, 60। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे, 60 न्यूटन। तो अप्लाइड फोर्स कितना है, यहाँ पे हमारा जो अप्लाइड फोर्स है, यहाँ पे जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो 50 न्यूटन है, विच इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, बॉडी विल मूव। जो हमारी बॉडी है वो क्या करेगी, मूव करेगी, देयरफॉर बॉडी विल मूव, मेरी बॉडी जो है वो क्या करेगी, ये जो सिस्टम है वो क्या करेगी, मूव करेगी, ये तो तय हो गया। चलो फिर अभी मूव करेगी तो कितना एक्सेलरेशन से मूव करेगी, अगर वो मूव कर रही, इफ बॉडी इज मूविंग, इफ बॉडी इज मूविंग, देन फ्रिक्शन एक्टिंग, देन फ्रिक्शन एक्टिंग इज काइनेटिक, देन फ्रिक्शन एक्टिंग इज क्या होगा यहाँ पे, काइनेटिक। जब बॉडी मूव करती है तब जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो कौन सा होता है, काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा ना, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू नॉर्मल। म्यू के की वैल्यू कितनी दी है, 0.2 दी है, और यहाँ पे तो यहाँ पे हम लेके आए हैं ना नॉर्मल कितना, 20। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया यहाँ पे, 4 न्यूटन हो गया। समझ में ये चीजें,
चलो फिर अभी एक्सेलरेशन निकालते कैसे। ये हो गया हमारा ब्लॉक, इसको इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है 50 न्यूटन, ये चल रहा है ए एक्सेलरेशन से, इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है 4 न्यूटन। हम क्या यूज करेंगे, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 50 माइनस फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है भाई, मास कितना था इसका, मास था यहाँ पे 2 kg, ये हो गया 2, और ये क्या हो गया एक्सेलरेशन, ये कितना हो गया 46, ये हो गया 2, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ पे 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन। सबको समझ में आया क्या, पहले मुझे ये बताओ ये वाला क्वेश्चन अच्छे से, हाँ या ना। ओके लुधियाना स्कूल, गुड। ओके तलवारा स्कूल, ओके संगरूर स्कूल, ओके अमृतसर, ओके गुड गुड एवरीवन। अरे चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम चीजों को समझ रहे हैं। देखो इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है थीटा, उसके बाद इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा है एम मास, ओके एम मास रखा है, और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ म्यू दिया है, मतलब स्टैटिक और काइनेटिक दोनों को भी एक ही वैल्यू ऐसे समझ के चलो, और पूछा क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, acceleration of the block on the rough inclined plane, on the rough inclined plane हमें क्या फाइंड आउट करना है, acceleration of the block on the rough inclined plane। चलो ठीक है फाइंड आउट करते हैं। पहले तो ये ब्लॉक कैसे चलेगा, क्यों चलेगा, अगर कोई भी इंक्लाइन प्लेन पे हमने ब्लॉक रख दिया तो वो क्यों चलता है, वो खुद के ओन खुद के वेट के कारण चलता है। इंक्लाइन प्लेन, मान लो इस तरीके से एक वॉल होती, उसके ऊपर ऐसा एम मास रख दो तो नीचे सरक जाता है ना वो, क्योंकि एमजी फोर्स लगता है, उसी हिसाब से इंक्लाइन प्लेन पे एमजी फोर्स लगेगा, उसके कारण वो नीचे सरकेगा। पर पूरे एमजी के कारण होगा क्या, नहीं, एमजी के कंपोनेंट के कारण होगा। कैसे, देखो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा एमजी, इस तरीके से इस डायरेक्शन में क्या लगेगा नॉर्मल, ओके, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अभी एक्सेलरेशन तो इसी डायरेक्शन में है ना, तो उसी डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है उसको फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर ब्लॉक इधर चल रहा है तो फोर्स भी तो इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के कारण ही तो वो इधर चल रहा होगा, अदरवाइज इधर थोड़ी चलेगा। तो अगर इधर चल रहा है तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है वो सोचना पड़ेगा। तो ऐसे एमजी लग रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा उसको देखना पड़ेगा हमें। तो चलो एमजी को रिजोल्व करके देखते हैं। एमजी को रिजोल्व किया तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे एम जी साइन थीटा। मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो है, यहाँ पे जो ब्लॉक चल रहा है वो किसके कारण चल रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अगर ये इधर चलेगा तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, मेरा फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा है ना मोशन के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले तो फॉर्मूला क्या आएगा, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एम जी साइन थीटा नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, और ये क्या हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, म्यू इंटू क्या होता है नॉर्मल इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल निकालते हैं, यहाँ पे नॉर्मल कैसे निकलेगा, नॉर्मल, नॉर्मल की बात करते हैं। देखो अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, देखो mg cos थीटा और एक्सेलरेशन क्या है 0। नॉर्मल जिस डायरेक्शन में लग रही हो ना, नॉर्मल जिस डायरेक्शन में
लग रही हो उस डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस है उनके एडिशन कर लो, ओके। और इक्वल टू क्या कर लोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बोला, नॉर्मल, नॉर्मल माइनस mg cos थीटा। अभी ये ब्लॉक तो ऐसे मूव हो रहा है ना, ऐसे मूव नहीं हो रहा है, तो वह इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या रहेगा फिर, जीरो। उस वाले डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, तो इक्वल टू जीरो, तो नॉर्मल किसके बराबर आ गया, mg cos थीटा के बराबर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू नॉर्मल क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल इज mg cos ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसमें से क्या कट हो जाएगा, देखो m m m कट हो गया, कॉमन निकाल दिया ना। क्या बचा यहाँ पे बचा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इतना जो इस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा हमारा ब्लॉक। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, एवरीवन चलो बताओ मुझे। हेलो, सबको समझ में आया ये वाला कि नॉर्मल पे कैसे निकालना है। हाँ, फॉर्मूला कब क्या यूज करना है, ठीक है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जब लगता है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को लगा रहे हैं पर फिर भी बॉडी नहीं चल रही है, तो उस वक्त फ्रिक्शन लगता है। तो उस पर जो फ्रिक्शन लगता है उसे स्टैटिक बोला जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल फोर्स है, इट इज डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड रहता है, अप्लाइड फोर्स। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। उसके बाद अगर बॉडी मूव कर रही है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसे बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का होता है म्यू इंटू एन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एन क्या है, नॉर्मल निकालते आना चाहिए। नॉर्मल कैसे निकालोगे, सिस्टम में जिस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहे उस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है उनकी एडिशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मैम एक कर बार लो। दोबारा समझा दो। कौन सा, मैम जो अभी आपने करवाया वो दोबारा समझा दो। पूरा क्वेश्चन। हाँ जी मैम। क्यों, क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही है, उस समय ध्यान नहीं था आप लोगों का। कैमरा ऑन करिए प्लीज। मैम थोड़ा फास्ट हो रहा था इसलिए समझ नहीं आया, आप एक बार दोबारा समझा दीजिए। कैमरा निकाल दो। ओके, यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे मैं समझा रही हूँ। अगर आपको कोई फिर से दिक्कत आए तो आप हमारे प्लस आपको लिंक शेयर करी जाती है, उसमें से आप दोबारा देख लीजिएगा। ओके, ठीक है। अ, ऐसा तो नहीं कि पूरा समझ में नहीं आया, डायग्राम तो समझ में आया ही होगा ना, कि नहीं आया है। चलो देखो, पहले तो समझो कि क्वेश्चन में क्या बोला था। क्वेश्चन में हमें बोला था कि इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन है, ओके, और यहाँ पे m मास रखा हुआ है, तो पूछा है कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ना। तो पहले तो समझ लो कि फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहे हैं। नीचे की तरफ mg एक्ट कर रहा है, इस तरीके से नॉर्मल एक्ट कर रहा है, मैंने सब समझाया। mg हमेशा नीचे लगता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर लगता है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा। मैथ्स की प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर इंक्लाइन प्लेन है तो ब्लॉक, सीधी सी बात है, दिख बोला नहीं फिर भी समझ में आएगा कि ब्लॉक इस तरफ चल रहा है। अगर ब्लॉक इस तरफ चल रहा है तो इस डायरेक्शन में कोई तो फोर्स रहेगा, उसी के कारण चलेगा, तो इस डायरेक्शन का फोर्स हमें निकालना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो ये mg है, mg को मैंने रिजोल्व किया, एक कंपोनेंट ऐसे एक कंपोनेंट ऐसे, देखो दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल को लग के कंपोनेंट है, इसलिए उसे mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा। ये तो तय हो गया कि इस डायरेक्शन में मोशन है तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, mg sin थीटा, उसके कारण चल रहा है। पर ये सरफेस तो रफ है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स रहेगा इस डायरेक्शन में। तो चलो पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू तो है, नॉर्मल निकालना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में नॉर्मल निकालना पड़ेगा,
इधर मैंने ड्रॉ किया है। नॉर्मल इज समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव mg cos थीटा, नीचे इसलिए नेगेटिव, मूव नहीं करा इसलिए एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, तो नॉर्मल इक्वल टू क्या हो गया mg cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लिया, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। mg sin थीटा नीचे लग रहा है ना, एक मिनट रुको, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस आएगा ना, mg sin थीटा कैसे लग रहा है रुक जाओ, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर दिया था उसको, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिख दो, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया है, यहाँ पे माइनस आएगा ना, एक्सेलरेशन नीचे है, ऑलरेडी यहाँ पे नीचे लिखते समय उसको मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने -1 से, इसलिए ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में mg sin थीटा, ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, mg नीचे इसलिए नेगेटिव, फ्रिक्शन ऊपर है पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसलिए नेगेटिव। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की भी वैल्यू डाल दी, इसमें से m कॉमन निकाल दिया ना, m कॉमन कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, इतना एक्सेलरेशन रहेगा। दिस इज दी आंसर। समझ में आया क्या? हेलो हेलो, कौन सी स्कूल? यस मैम, आ गया समझ। ओके ओके, आप कैमरा ऑन करिए, 1 मिनट। हेलो, यस, गुड, ओके गुड। बाकी लोग समझ में आ गया कि फास्ट हो रहा है? ऑल गुड ना? ओके लुधियाना स्कूल, ओके, बाकी लोग बताओ, सही है? ठीक है, अभी कल आते समय अपने स्कूल के नोट्स में से फ्रिक्शन और ये वाला सब रिवाइज करके आना आप लोग, कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो कल पूरा फोकस होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा रिवाइज करके आओ बेटा, ठीक है? वी आर ओनली 45 मिनट्स और वीक में 4 ही दिन होते हैं, तो हम उस हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है, ओके? कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, पर मैं सब चीजें कवर करती हूँ कि हाँ आपको सब टॉपिक विजिट हो जाए, ओके? तो कल आते समय करके आना, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ओके? ठीक है, फिर मिलते हैं कल।